नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। सऊदी अरब में बड़ा बस हादसा, 42 भारतीयों की जान जाने की आशंका। मक्का से मदीना जा रही थी बस। बिहार में 20 नवंबर को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। पटना का गांधी मैदान हुआ सील। भव्य समारोह में एनडीए दिखाएगा दमखम। नीतीश कैबिनेट की आज होगी आखिरी बैठक। राजभवन जाकर गवर्नर को सौंपेंगे इस्तीफा। नई सरकार के गठन पर होगी चर्चा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज बुलाई राजद विधायक दल की बैठक। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी बैठक। तेजस्वी यादव के पोलो रोड स्थित आवास पर होगी बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान, हम हारे नहीं, हमें हराया गया है, इसके जिम्मेदार तेजस्वी यादव नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट शेयर पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले बोली, लालू का वोट कम नहीं हुआ और कांग्रेस का वोट वही है जहां था। विपक्ष चुनाव में धांधली के लगा रहा आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर मुकेश सहनी का बड़ा बयान। वीआईपी चीफ बोले, उनको पैसे के दम पर मिला जनादेश, खतरे में है देश का लोकतंत्र। फरीदाबाद में आज उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की होगी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। उमर को कार उपलब्ध कराने वाला कश्मीरी युवक हुआ गिरफ्तार। आगे की जांच जारी। दिल्ली से बिहार तक ठंड का कहर। पहाड़ों पर बर्फबारी से गिरा पारा। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। मैं लौट कर आऊंगी, अपदस्थ पीएम शेख हसीना का बड़ा दावा। बांग्लादेश में आज इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट सुनाएगा सजा। फैसले से पहले ढाका में सुनाई दे रही धमाकों की गूंज। ईरान नहीं कर रहा यूरेनियम संवर्धन। विदेश मंत्री अराक्ची ने दुनिया को दिया भरोसा। बोले, सुप्रीम लीडर खामेनेई पहले ही कर चुके हैं साफ, ईरान नहीं बनाएगा परमाणु हथियार। ईरान में गहराया सूखे का संकट। बारिश के लिए सरकार ने शुरू की क्लाउड सीडिंग। लोगों से की पानी बचाने की अपील। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कतर के अमीर अल थानी से की मुलाकात। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से भी की मुलाकात। भारत कतर संबंध मजबूत करने पर जोर। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फिर हमला। आईईडी ब्लास्ट कर ट्रेन को पटरी से उतारा गया। ब्लास्ट में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों के कई जवान हताहत। लॉकर से एफडी तक बदल गया नॉमिनेशन सिस्टम। 1 नवंबर 2025 से बैंक खातों में 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा लागू। अब प्राइमरी और सक्सेसिव नॉमिनी तय कर सकेंगे ग्राहक। वैश्विक बाजारों से बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे भारत जैसे उभरते देश। गोल्डमैन सैक्स का दावा। वैश्विक अनिश्चितताओं और टैरिफ संकट के बावजूद बेहतर स्थिति में होने की कही बात। सहारा ग्रुप के कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मांग पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को दी सुनवाई की तारीख। हरे निशान पर खुला भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 252 अंक चढ़ा तो निफ्टी 25,900 के पार। अमेरिका के खाद्य पदार्थों पर टैरिफ हटने से किसानों को राहत। निर्यात $3 अरब बढ़ने की उम्मीद। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक फैसला सामने आया है। इस फैसले ने महायुति में शिंदे और अजित पवार की टेंशन बढ़ा दी है। फडणवीस सरकार ने उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य में इस फैसले को महायुति में संभावित तौर पर तनाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि शिवसेना में टूट के बाद एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी को ही असली शिवसेना बताते रहे हैं और इसके चुनाव चिन्ह पर भी दावा करते रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे को यह अहम पद सौंपना कई सवाल खड़े करता है। पूछा जा रहा है कि क्या यह महायुति में दरार का संकेत है, जहां बीजेपी अपने सहयोगियों को यह पद देने के बजाय उद्धव ठाकरे को यह पद दे रही है। एक सवाल यह भी है कि क्या यह देवेंद्र फडणवीस का एक ऐसा सोचा समझा कदम है जो बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी को बाला साहब की विरासत के मुद्दे पर हमला करने से रोक देगा। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि चुनावी माहौल में यह फैसला महायुति के लिए गलत हो सकता है, क्योंकि यह गठबंधन की एकजुटता और फैसलों पर सवाल उठाता है।
दरअसल न्यास का पुनर्गठन कर उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष, पूर्व मंत्री सुभाष देसाई को सचिव और विधायक आदित्य ठाकरे को सदस्य बनाया गया है। अब इस फैसले का असली मकसद और इसका महायुति की आंतरिक गतिशीलता पर क्या असर होगा, ये तो आने वाले निकाय चुनाव के नतीजों से ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि फडणवीस के इस फैसले से शिंदे और अजित पवार नाखुश जरूर हुए होंगे। सऊदी अरब से मदीना के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में कम से कम 42 भारतीयों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इनमें से कई यात्रियों के तेलंगाना के हैदराबाद से होने की खबर सामने आई। उम्रा करने गए हाजियों से भरी बस मक्का से मदीना जा रही थी। इस दौरान बस की डीजल टैंकर से टक्कर हुई। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए और उसमें आग लग गई। दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। वहीं मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो हादसे का शिकार सभी 42 लोग भारत के हैदराबाद शहर के रहने वाले थे। रिपोर्ट्स के अनुसार बस में 43 यात्री सवार थे। सिर्फ एक ही व्यक्ति इस हादसे में बच सका। इससे पता चलता है कि दुर्घटना कितनी भीषण थी। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह दुर्घटना भारतीय समय के हिसाब से रात करीब 1:30 बजे मुफरीहाट इलाके में हुई है। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुए लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। प्रारंभिक जानकारी से पता चला टैंकर से टकराने वाली बस में सवार 43 यात्रियों में से 20 महिलाएं और 11 बच्चे थे। ये सभी तीर्थ यात्री मक्का में उम्रा की रस्में पूरी कर चुके थे। ऐसे में आगे के अनुष्ठान के लिए ये लोग मदीना जा रहे थे। सऊदी अधिकारियों ने अभी भी हताहतों की सही संख्या की पुष्टि नहीं की है। हादसे में जीवित बचे शख्स की सेहत की स्थिति की जानकारी भी नहीं दी गई। बताया गया कि आपातकालीन टीमें राहत कार्यों में लगी हुई है। स्थानीय प्रशासन हादसे के बाद अलर्ट मोड पर है। भारतीय दूतावास भी चीजों की जानकारी लेने में जुटा है। बता दें, हज और उम्राह मंत्रालय तथा ट्रैवल एजेंसी ने दुर्घटना की पुष्टि की है। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही दिल्ली और पटना के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है, और अब सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर गठबंधन के भीतर व्यापक सहमति बन चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 नवंबर को आयोजित किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। एनडीए के आंतरिक फॉर्मूले के मुताबिक इस बार भाजपा सरकार को सबसे बड़ा हिस्सा मिलने जा रहा है। पार्टी के करीब 15 से 16 विधायकों को मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू से 14 मंत्री शामिल किए जाने पर सहमति बनती दिख रही है। गठबंधन के अन्य सहयोगियों को भी प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान के कोटे से 3 मंत्रियों को शामिल करने पर चर्चा अंतिम चरण में है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा से एक मंत्री लेने का भी सुझाव सामने आया है। गठबंधन सूत्रों का कहना है कि ये फॉर्मूला सभी दलों को संतुलित और सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश का हिस्सा है। नई सरकार में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं।
दोनों नेता सरकार गठन पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिल चुके हैं। भाजपा का फोकस ये सुनिश्चित करना है कि मंत्रिमंडल में उसका राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव साफ दिखाई दे। एनडीए नेतृत्व की प्राथमिकता है कि नई सरकार के गठन में सभी दलों को उचित जगह दी जाए, ताकि गठबंधन की स्थिरता और एकजुटता का संदेश साफ तौर पर जनता तक पहुंचे। सूत्र बताते हैं कि आगे चलकर राज्यसभा सीटों के बंटवारे में भी सहयोगियों को प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल गठबंधन के सभी दल सरकार का हिस्सा बनने के लिए तैयार दिख रहे हैं। पटना जिला प्रशासन ने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर गांधी मैदान को पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में ले लिया है। 17 से 20 नवंबर तक मैदान को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान मंच निर्माण, वीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। गांधी मैदान पहले भी कई ऐतिहासिक राजनीतिक आयोजनों का केंद्र रहा है और इस बार भी एक विशाल शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि 2025 के चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर अभूतपूर्व बढ़त हासिल की है। भाजपा पहली बार गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और वामदल 35 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाई। वहीं सीमांचल में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की कमान संभालने जा रहे हैं। गठबंधन की ओर से शपथ ग्रहण की तारीख पर जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी मंत्रिमंडल न केवल सत्ता संतुलन का प्रतीक होगा, बल्कि अगले 5 वर्षों में बिहार की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। नई सरकार के संभावित मंत्रिमंडल फॉर्मूले और एनडीए की तैयारियों को आप कैसे देखते हैं? क्या ये गठबंधन अगले 5 साल बिहार में स्थिर शासन दे पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए को भारी बहुमत मिला है, लेकिन इन नतीजों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऐसे नतीजों की उम्मीद तो बीजेपी को भी नहीं थी। तो वहीं सवाल ये भी है कि विपक्षी नेताओं की रैलियों में जो भारी भीड़ जुटी, क्या वो सत्ता परिवर्तन का संकेत नहीं थी? इसी को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है। बिहार चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सिकंदर जीत गया, ये तो सब कह रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि सिकंदर जीत कैसे रहा है। अगर तेजस्वी यादव हार ही रहे थे तो उनकी चुनावी सभाओं में वो बेतहाशा पागलपन की हद तक जुटी भीड़ कहां से आ रही थी? क्या वो लोग एआई जनरेटेड थे? ठाकरे का ये सवाल सीधे तौर पर जमीनी हकीकत और चुनाव नतीजों में पैदा हो रहे विरोधाभास को उजागर करता है। ठाकरे के मुताबिक ये बेहद अजीब पैटर्न है कि जहां जनता इतनी भारी प्रतिक्रिया दे रही है, वहां वो हार रहे हैं, और जिनके कार्यक्रमों में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है, वो सिकंदर बन रहे हैं। ठाकरे ने इस बात को माना कि 10,000 वाला फैक्टर कहीं ना कहीं असर डाल सकता है, लेकिन जनता की रोजमर्रा की तकलीफें ही असली सच्चाई हैं और असल मुद्दे आज भी वही हैं। ठाकरे के इस बयान से साफ है कि विपक्ष को चुनाव नतीजों पर संशय है। अब इस टिप्पणी पर बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं, ये तो देखना होगा। दिखाया है बहुत, ये इलेक्शन जो होता है लोकल बॉडीज का इलेक्शन होता है, तो यहाँ बहुत बार लोग एक साथ काम करते हैं। ये हमारे जो नए नेता होते हैं या हमारे कार्यकर्ता होते हैं, उनका इलेक्शन होता है, और कई बार लोकल इश्यूज पे ये इलेक्शन लड़ा जाता है। तो अगर सब एक दूसरे के साथ काम करना चाहे तो हमेशा यहाँ हम पूरी राष्ट्रवादी जब एक संग थी, या जब शिवसेना और बीजेपी का भी अलायंस था, तब भी आपको याद होगा ये अलायंसेस के काफी बदलाव हुआ करते थे, तभी भी है। मैडम, मोदी जी ने कहा था कि गंगा सशक्त लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है। No, I refuse to comment on anybody's, any family issues. I think these are very personal, and it's very unfortunate that it's in the public domain, but I refuse to comment on any such things, one. But at the same time, I would like to share some observations with you about Bihar. If you look at Bihar's case, you must read an article written by Shekhar Gupta ji yesterday, and he has done a detailed analysis of the numbers. Lalu ji's vote has not reduced. BJP's vote is exactly where it was. Congress also vote is exactly where it was. So nobody has gained. It's the alliances that have got. So Lalu ji's one vote has also not gone down. Completely his vote bank is intact. So are you saying the Mahagathbandhan alliance is wrong?
No, we'll have to introspect that. I mean, I will have to speak to the Congress about it because ना कांग्रेस के वोट कम हुए हैं, ना लालू जी के कम हुए हैं, ना बीजेपी के बढ़े हैं। बीजेपी के वोट बढ़े नहीं है बिहार में और लालू जी के ना कम हुए हैं और सबसे ज्यादा वोट लालू जी की पार्टी को ही मिले। ये पूरा डेटा आप ही के चैनल पे भी होगा और आज के अगर पेपर पढ़े उस सब में है। तो मेरे ख्याल से ये 1%, 2% या जो अलायंस, शायद ये सब कांग्रेस को ज़्यादा पता होगा। मैं तो बिहार को दूर से देख रही हूँ, मैं वहाँ तो मैं फील्ड पे थी नहीं, तो जो फील्ड पे है उनसे ज़्यादा या वहाँ जो लोग आज डेटा एनालिसिस कर रहे हैं उनसे बात करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। No, this will vary from state to state. It's not one size fits all. But we clearly, any loss has to be introspected. We must introspect what went wrong. There's no doubt in my mind. Thank you.